तो एक काम करें, जल्दी डिस्कस करते हैं। अगर मुझे गलत आती है प्रोसेशन, हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। स्टार्टिंग with question number 3, 13 of the 18 players on a varsity soccer team are senior. What percentage of the player on the team are not senior? देखिए वो क्या कह रहा है, 13 of the 18 players are senior, तो कितने सीनियर नहीं होंगे? 5। अब आपसे परसेंटेज पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिंपल क्या कैलकुलेट करना है, 5 of 18 मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे करेंगे, ठीक है। अगर आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश की तो बता सकते हैं मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए 27 होल नंबर 7/9, कितने लोगों ने ऑप्शन ए सही मार्क किया?
जबरदस्त, यानी मेजॉरिटी ने सही आंसर निकाला। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज 12% ऑफ 70? देखिए अब ये तो सवाल की ऐसी किस्म है जिसमें कोई मेहनत ही नहीं करनी। क्या 8.4 आंसर आ रहा है? क्योंकि आपने क्या किया होगा, 12% ऑफ 70, 12% ऑफ 70, तो मुझे नजर आ रहा है 12 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 84 मेरे पास जो है वो आ जाता है। तो 8.4 ऑप्शन ए। व्हाट परसेंटेज ऑफ 42 इज 25% ऑफ 56? कितनों ने क्वेश्चन कंप्लीट किया हुआ? आपका 14 आंसर है। आपका आंसर 33.33। ठीक, और किसी ने सॉल्व किया? वो बच्चे जो ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, अगर वो अपना जवाब जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पर सबमिट कराना चाहे, कोई इशू नहीं, आप वहां पे भी कर सकते हैं। लेकिन आप करेंगे क्या? व्हाट परसेंटेज ऑफ 42 इज 25% ऑफ 56? पहले तो ये निकालिए कि 56 का 25% कितना होता है। तो आप क्या करेंगे, 56 इंटू 25%। अच्छा, अब ये जो नंबर है ना, ये बड़े इंटरेस्टिंग है। 25% का मतलब होता है 1/4। हकीकत में बात है, 25% का मतलब होता है 1/4, और 1/4 का मतलब होता है किसी भी चीज को 2 दफा 2 से डिवाइड कर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 56 है, अगर इसे 1/4 बनाना है तो हाफ कितना होगा, 28, और उसका हाफ कितना होगा, 14। मैं बगैर किसी मेहनत के बता सकता हूं कि इसका जवाब क्या आने वाला है, 14। ये फाइनल आंसर नहीं है, लेकिन इसका जवाब क्या आएगा, 14 आ जाएगा। ठीक, क्यों 14 आ जाएगा? क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 25 1 25 4 4 1 4 1 एंड 4 4 इज 16, क्या आंसर आ गया, 14। लेकिन एप्टीट्यूड में अगर आप इतना टाइम लगा के सॉल्व करेंगे तो आप किसी अच्छे सवाल का वक्त जो है वो जाया करेंगे। तो याद कर लें, 25% का मतलब होता है 1/4। जो भी चीज है उसको आधे का आधा कर दीजिए। 56 था, मैंने आधा किया 28, उसका भी आधा कर दें 14। अब वही कहते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ 42 इज 25% ऑफ 56? सो 25% ऑफ 56 इज 14। अब ये निकालने के लिए 14 42 का कितना परसेंट है, तो आप क्या करेंगे, 14 डिवाइडेड बाय 42 मल्टीप्लाई बाय 100। आपने सिर्फ ये वाला स्टेप नहीं किया? नहीं, मैंने किया था, मुझे आपको गलत आंसर 5.8। अच्छा, आपने गलत आंसर बता दिया। ठीक, अब इसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो सिंपलीफाई करने की कोशिश कर लेते हैं। ये बनेगा 2 7, और ये क्या बन जाएगा 2 21, ये बनेगा 7 1, और ये बनेगा 7 3, और 100 को 3 से अगर डिवाइड करना है तो कॉमन सेंस यूज करें। अगर 99 होता तो 33 आंसर आ जाता। ये 100 है तो आंसर 99 से थोड़ा सा क्या आ जाएगा, ज्यादा, और वो थोड़ा सा ज्यादा कितना आ रहा है, 33.333 एंड सो ऑन। तो परसेंटेज में हम इसका आंसर जो है वो 33.3% या 33%, क्योंकि एमसीक्यूज होंगे, ऑप्शन आपके सामने लिखे होंगे। तो मेरा ख्याल है कि आप दोनों के पास ये आंसर आ रहा था, और किसी ने 33 निकाला नहीं, वर्किंग सेल में आ गई। ठीक है, अगर कॉपी करना चाहते हैं कॉपी कर ले, फिर मैं बाकी आंसर डिस्कस करूँ। Question number 6. Erin received a raise at her job from $14 per hour to $17 per hour. What is the percent increase of her raise? So remember, percent increase का मतलब क्या होता था, change divided by original. तो अब original क्या था 14, कितना हो गया 17, तो increase कितना है $3। आप क्या करेंगे, आप करेंगे change divided by original which was 14 into 100, ये क्या जाएगा। अब देखने का ये सॉल्व हो सकता है, तो मैं सिर्फ अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं। अगर यहां पर लिखा होता 15 तो आप एग्री करते कि मेरा आंसर जो है वो कितना आता, 20%। क्यों, ये बनता 31, ये बनता 35, 100 over 5 is 20, ये 15 नहीं है, तो मेरा आंसर 20 से कम आएगा, 20 से थोड़ा ज्यादा आएगा।
ज्यादा। देखिए डिनोमिनेटर है, अगर डिनोमिनेटर 15 होगा तो 20 आता, डिनोमिनेटर 15 से बड़ा होगा तो आंसर 20 से कम हो जाएगा। डिनोमिनेटर 15 से कम है तो आंसर 20 से क्या आएगा, ज्यादा। अब क्योंकि एमसीक्यूज होंगे, आप देखेंगे ऑप्शन, ऑप्शन ए 18.1%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 21.3%, ऑप्शन डी 35%। इसको सही मान लेंगे, ऑप्शन सी 21.3%। ठीक, अगर कोई ये वर्किंग नोट करना चाहता है नोट बिल्कुल कर सकता है। अच्छा, अब हमारी जो भी नेक्स्ट क्लास होगी, जब भी होगी तो उसमें हम जो है ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने बेसिक अलजेब्रा में ऑलमोस्ट जो है वो काफी चीजें देख ली हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। There are 15 students on a yearbook committee. 40% of the students are female. How many students on the committee are male? अगर 40% फीमेल है तो मेल कितने परसेंट हो गए? 60%. All you need to do just calculate 60% of 15. 9 आंसर आ जाएगा। कैसे? आप निकालेंगे क्या? 60% of 15. So 60 over 100 of 15. Simplify कर लीजिए, 5 2 is 10, 5 3 is 15, 2 1 3, answer is 9। यानी एक ऐसा सवाल का जवाब में से हर बच्चे ने सही सॉल्व किया होना चाहिए था। किस किस का आंसर 9 आया था वैसे? और जो ऑनलाइन ले रहे हैं उन्होंने, उनमें से कितनों ने 9 आंसर कैलकुलेट किया? सही। A camping tent went on sale from $80 to $60. A camping chair that originally cost $20 was discounted by the same percent. What is the new price of the camping chair? तो सिर्फ ये कैलकुलेट करना है कि अगर कैंपिंग टेंट जो है वो 80 से 60 का हो गया तो कितना परसेंट डेप्रिशिएट हुआ? तो कैसे निकालेंगे? 80 माइनस 60 विल गिव यू 20 ओवर 80, क्योंकि चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद ये बनेगा 2 10 2 4। ठीक, 10 into 10 क्या होता है? 100। 100 over 4 का मतलब क्या होगा? 25%। अब अगर आपसे वो पूछते हैं कि ये बताइए कि कैंपिंग चेयर दैट ओरिजिनली कॉस्ट 20 वाज डिस्काउंटेड बाय द सेम पर्सन, तो अब क्या करेंगे आप निकालेंगे 20 का 25%, क्या आंसर आ जाएगा? 5। तो अगर ये 20 का 5 डिस्काउंट हुआ तो कितनी की कितनी चाहिए? 15 की। कितने लोगों ने 15 आंसर कैलकुलेट किया? और जो ऑनलाइन ले रहे हैं अगर वो 15 आंसर निकालने में कामयाब हुए हो और नहीं हुए थे, चलो तनीशा ने आंसर निकाल दिया, तो बाकी लोग ये वर्किंग टॉपिक है। अच्छा, मैं क्योंकि अब लाइव आपको समझा रहा हूं कि कैसे करना है, अगर आपको कहीं लगे ना सर प्लीज ये और ज्यादा तफसील से लिखे तो आप बता सकते हैं। ठीक, तो 15 जो है वो इसका आंसर आना चाहिए।
कॉपी कर दिया हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जेरी विल एंड ये सब क्या ए और आई अच्छा एल्बर्ट की शॉर्ट फॉर्म नहीं एलेक्स की शॉर्ट फॉर्म है बाकी ये भी आपने लिखा हमने एल्बर्ट का पढ़ा हम भी एल्बर्ट कहते हैं। Jerry, Will and Albert all work at the same company. Jerry earns 80% of Will's salary and Will earns 75% of Albert's salary. What percentage of Albert's salary is equal to Jerry's salary? सवाल बहुत आसान है क्योंकि इतना सारा डेटा दे दिया गया ना तो हम जैसे गरीब लोग तो परेशान हो जाते हैं। अब इतने सारे डेटा का कुछ भी ना करें, सिर्फ इक्वेशन लिखना शुरू करें। क्या कहते हैं? Jerry earns 80% of Will, तो क्या मैं कह सकता हूँ Jerry earns 80% of Will, जिसको मैं 0.8 लिख देता हूं। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है? And Will earns 75% of Albert. So Will earns 75% of Albert. ये वाली कंडीशन। अब आपसे क्या कह रहे हैं? What percentage of Albert's salary is equal to Jerry's? यानी मुझे जो रिलेशन चाहिए वो J और A का चाहिए, इसको ओमिट करना है। W को तो W की वैल्यू पुट कर दीजिए। ये क्या बन जाएगा? J is equal to 0.8 और अब मैं इस W की जगह क्या लिख सकता हूँ? 0.75 into A। बस समझ आ रही है यहाँ तक? अब देखिए मैं बार-बार एक चीज याद दिलाता हूँ, एमसीक्यूज आते हैं, ऑप्शन सामने लिखे हुए होते हैं। अब फर्स्ट करें मेरे पास जो है वो जो ऑप्शंस मुझे दिए गए आपके सामने भी लिखे हुए 80%, 75%, 70%, 65% और 60%। ये ऑप्शन मेरे पास है। थोड़ा सा कॉमन सेंस जो है वो आप इस्तेमाल करें। अगर ये लिखा होता 0.8 तो 8 into 8 कितना होता है? 64। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरा आंसर आता 64%। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ 0.75। तो मेरा आंसर 64% से ज्यादा आएगा, 64 से कम आएगा? कम आएगा। अब अपने ऑप्शन देख लीजिए, क्या 80 आ सकता है? 70 नहीं, 75 नहीं, 65 नहीं, तो बचेगा क्या? मल्टीप्लाई करने की नीड ही नहीं है। 60%। अगर आपका दिल चाहता नहीं सर हम तो पूरा सॉल्व करेंगे, कर दीजिए, मैं मना नहीं करता। आप इनको मल्टीप्लाई करें। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 75 रखिए, 8 रखिए, 8 5 is 40, 7 into 8 is 56, 56 into 4 is 60। फिर वो डेसिमल का हिसाब लगाते रहेंगे, 0.6 बनेगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60% आंसर। लेकिन मैं बार-बार इस चीज की तरफ आपकी तवज्जो जो है ना वो मबजूल कराता हूं कि आपने पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपके ऑप्शन आपको गाइड कर देंगे कि which one of them is actually correct। वैसे कितने लोगों ने सही सॉल्व किया? बाकी लोग कॉपी कर रहे हैं। और ये जो बच्चे घर में बैठे उनमें से कितनों ने सही सॉल्व किया?
ओके रेडी? So next question. क्या कहते हैं 60% of the students at the high school plays sports. 14% of the students who play sports play baseball. What percentage of the students in the school play baseball? तो क्या करना है? वही कहेंगे 60% बच्चे बेसबॉल स्पोर्ट्स खेलते हैं, उस 60% का 14% बेसबॉल खेलते हैं। तो कितने बच्चे जो है वो बेसबॉल खेलते होंगे? तो क्या करें, सिर्फ 60 का क्या निकाल लीजिए, 14%। कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि 60% का आपको क्या निकालना है, 14। तो ये बन जाएगा 0.14, ये क्या बन जाएगा 0.6। अगर आप मैं इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूं, ये 14 है, ये 6 है, तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं है आपके पास 84 आ जाएगा। तो 0.84 बल्कि 8.4 कितने लोगों ने 8.4 आंसर निकाला? और जो बच्चे घरों में बैठे हुए, क्या किसी ने 8.4 आंसर निकाला? ओके। और बाकी जो 8.4 नहीं निकाल पाए, तो उनको नहीं समझ में आया कि आंसर निकालना कैसे। ठीक है, आप अपनी जिंदगी को आसान करना चाहते हैं तो क्योंकि परसेंटेज में आंसर चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 100 लिख दीजिए, तो आपके लिए सॉल्व करना जो है ना वो निस्बतन आसान हो जाएगा। और वो लोग जो घरों में बैठे हुए, क्या उनको समझ में आ गया कि 8.4 आंसर कैसा है? So my next question, तो फिर मेरा ख्याल है एल्बर्ट सही है, उन्होंने एलेक्स पूरा लिख दिया। पहले वाले वो बच्चे बोल लेते हैं सर एएल जो है वो एल्बर्ट है। मैंने देखा ना इसमें एलेक्स और विलियम लिखा हुआ। अच्छा, Alex weighs 185 pound if he decreases his weight by 10%. Lucky Alex, अपना वजन जो है वो कम कर लिया। Alex weighs 185 pounds if he decreases his weight by 10%. What will be his new weight? देखिए अभी डिक्रीजेस आ रहा है ना, वो परसेंट डिक्रीज वाली इक्वेशन आपको याद है? हम परसेंट डिक्रीज कैसे निकालते थे? हम कहते थे परसेंट चेंज बराबर होता था किसके?
चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। अब परसेंट डिक्रीज कितनी है हमारे पास 10, चेंज हमारे पास नहीं है, ओरिजिनल हमारे पास है कितना 185 इंटू 100। तो चेंज निकाल लेते हैं। कैसे चेंज निकालना, बड़ा आसान, ये बनेगा 10 इंटू 185 डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 185 ओवर 10 क्या आंसर आ जाएगा 18.5। क्योंकि ये परसेंट डिक्रीज है तो इसका मतलब है ये वैल्यू ओरिजिनल में से क्या की जाएगी माइनस की जाएगी। तो ओरिजिनल वेट था 185, इस 185 के सामने क्या माइनस करना है 18.5, तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 5 आ जाएगा 6.5। इसका मतलब है ऑप्शन बी। कितने लोगों ने सही सॉल्व किया था वैसे? जबरदस्त। और जो बच्चे घरों में बैठे हुए अगर कोई कॉपी करना चाह रहा है कॉपी कर लें। डन। तो मेरा सामने में क्योंकि हमारे पास अभी जो है वो तकरीबन 15-16 मिनट है, हम ज्योमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो देख सकते हैं। देखिए ज्योमेट्री की एक ब्रांच थी जो कहलाती थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर मैट्रिक मैथ्स पढ़ के आए हैं तो शायद कुछ चीजें ध्यान में हो, अगर आपने फर्स्ट ईयर सेकंड में इवन आप फिजिक्स को पढ़ते रहे, आपने मैथ्स ना भी पढ़ी हो तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने पढ़ रखी हैं, उनको रिव्यू कर लेते हैं। देखिए जब आप जुमला इस्तेमाल करते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या है जी, कोऑर्डिनेट से आपके ध्यान में आता होगा वो पॉइंट x, y, x, y। तो जब आप जुमला इस्तेमाल करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इससे मुराद वो ज्योमेट्री है जिसका ताल्लुक है कोऑर्डिनेट से, जिसका ताल्लुक है पॉइंट की लोकेशन से x और y से। अब अगर मैं ग्राफ पर बना दूं y एक्सिस और यहां पर बना दूं x एक्सिस, तो यहां पर अगर एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते तो ये जो फासला है ये किसके बराबर होना चाहिए
x है, और अगर मैं एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप करूं तो ये जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर होगा, y का। इसका मतलब ये हुआ करता था। अब ये पॉइंट है p x, y, इसका कुछ ना कुछ फासला ओरिजिन से भी होगा, ठीक है, और ये कुछ ना कुछ क्या भी बना लेगा, एंगल भी बना लेगा। अगर आपको ये डिस्टेंस चाहिए d, तो कुछ ध्यान में आ रहा है कैसे निकालते थे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, वो याद है वेक्टर में इस्तेमाल करते थे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, वो यही तो था। इसको हुर्फ आमना पाइथागोरस का नाम दिया करते थे। अगर मैं आपकी जिंदगी आसान कर दूं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपके पास y है, ये आपके पास x है, ये एंगल 90 है, तो ये क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज। इस थीटा के रेफरेंस से ये बन जाएगा क्या, परपेंडिकुलर। ये क्या बन जाएगा, बेस। अब फिर आपको पाइथागोरस थ्योरम याद आएगा कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है किसके, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो हाइपोटेन्यूज इज d स्क्वायर, ये क्या बनेगा, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लीजिए। अच्छा, जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं आंसर प्लस माइनस में आता है, क्या लेंथ माइनस में हो सकती है, नहीं, तो माइनस लगा दें। मेरे पास d का आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस, मैंने पहले डायरेक्टली लिख दिया। आप लोग की हैरानगी देख के मुझे एहसास हुआ कि मैं बता दूं कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पहले से जानते। अगर ये एंगल चाहिए होगा तो वो क्या करेंगे, टेंजेंट थीटा, और कैसे निकालते थे, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी y ओवर x। अब याद करें वेक्टर में भी होता था ay ओवर ax, fy ओवर fx। अब ये तो एक पॉइंट के हवाले से बात हो गई। अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हुए, पॉइंट a x1 y1, पॉइंट b x2 y2, तो मैं इनके दरमियान बहुत कुछ कर सकता हूं, ठीक है। क्या क्या, पहली चीज, दो पॉइंट्स हो ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। और स्लोप ऐसी चीज है जो आपने फिजिक्स में थोड़ा फ्रीक्वेंटली निकाला, स्लोप, जिसका दूसरा नाम है क्या, ग्रेडियंट। और कैसे लिखते थे, m या तो बराबर होता था टेंजेंट थीटा के, या फिर इसका दूसरा तरीका होता था चेंज इन y ओवर चेंज इन x, यानी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। कुछ याद आ रहा है? अगर आपसे कहा जाए कि आप इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालिए, तो मिड पॉइंट का मतलब ये वाला पॉइंट है m, इसको आप नाम दे देते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता था, एवरेज ऑफ x कॉमा एवरेज ऑफ y, x1 plus x2 over 2 y1 plus y2 over 2। आइडिया समझ आ रहा है, x1 plus x2 over 2 y1 plus y2 over 2। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं मेरे पास दो पॉइंट्स हैं 2,7 and 8,9, अगर मुझे इनका मिड पॉइंट चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, एवरेज ऑफ x 2 plus 8 over 2, एवरेज ऑफ y 7 plus 9 over 2, 10 over 2 क्या बनेगा 5, 16 over 2 क्या बनेगा 8। सो दिस इज द मिड पॉइंट। समझ आ रही है? तो हमने स्लोप की बात कर ली, हमने मिड पॉइंट की बात कर ली। अच्छा, स्लोप के बारे में एक बात आपको और याद रखना, वो लाइन जो पैरेलल होती है उनके स्लोप्स हमेशा क्या होते हैं। अच्छा, मैंने पैरेलल कहा था, हॉरिजॉन्टल नहीं कहा, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे है ना, अगर सवाल ये पूछा जाए which one is blue, ठीक है, और आपको दो ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, और यहां पर लिखा हुआ हो ब्लैक और यहां पर लिखा हुआ हो ब्लू, क्या जवाब है इसका? ए। क्यों? बात समझ में आ रही? बस अब ये समझाना चाह रहा था कि मैंने आपसे क्या कहा कि दो लाइन जो पैरेलल हो, आपने मुझे जवाब किसका दिया जो बनी हुई नजर आ रही, जीरो। एप्टीट्यूड में सवाल को पढ़ना
बड़ा जरूरी होता है। ठीक है, ये भी पता नहीं मैं कभी पढ़ा था जिंदगी में, जवाब आज तक नहीं ढूंढ पाया इसका कि विच वन इज ब्लू। तो ये मुझे जो है वो ज्यादा ब्लू लगता है, ठीक है ना, ये मुझे ज्यादा ब्लू लगता है, लेकिन कहने वाले बोलते हैं ये तो ब्लैक है। ब्लू तो ये वाला, तो एग्जाम में ये नहीं होगा आपके साथ। तो मैं एक काम करता हूँ आपकी आसानी के लिए पैरेलल लाइन ऐसी बनाता हूँ। जो दो लाइंस पैरेलल होती हैं उनके ग्रेडियंट हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। अब अगर 0 था तो दोनों का 0 होगा, अगर 5 था तो दोनों का 5 होगा। और वो दो लाइंस जो परपेंडिकुलर होती हैं उनके ग्रेडियंट एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। अगर एक का ग्रेडियंट 2 है तो दूसरे का -1/2। अगर एक का ग्रेडियंट 5 है तो दूसरे का -1/5। एक का ग्रेडियंट -2/3 है तो दूसरे का 3/2। नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब ये नहीं होता कि आंसर हमेशा माइनस में आएगा। नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब होता है आंसर हमेशा ऑपोजिट साइन में आएगा। जैसे -2/3 था तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल सिर्फ 3/2 होगा, उसके साथ माइनस नहीं लगाएंगे। आप बोलेंगे सर आपने तो कहा था नेगेटिव रेसिप्रोकल। नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि जो भी ओरिजिनल साइन थी उसका ऑपोजिट, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस। यहां तो बस समझ में आ रही है, नोट कर लीजिए। क्योंकि अब वो वाली सहूलत तो है नहीं कि क्लास खत्म होगी और व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है वो नोट्स आ जाएंगे। तो ये एक हैंड बड़ी देर से रेज हुआ, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू विल पुट योर हैंड। Sir, I cannot see the formula for perpendicular lines. जी दनिशा, मैं आपको सुन नहीं पाया, आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं। Sir, I cannot see the formula of perpendicular lines. Can you please write a bit bigger and on an empty space, because I cannot see it properly. Okay. Danisha, can you see it now? Yes, sir, it's much better. Thank you. I mean, much better. अभी भी सही नहीं हुआ इसका।
कॉपी कर ली? अगर नहीं भी किया तो मैं सिर्फ इतने से नहीं आपको समझा। देखिए अगर आपसे कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो वो एक डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, और वो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता था? वो डिस्टेंस फॉर्मूला कहता था डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. Change in x का स्क्वायर प्लस change in y का स्क्वायर। जब हम बात करते हैं ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो ये वो सारे फॉर्मूला है जो हमारे जहनों में मौजूद होने चाहिए, और ये सब आपको पहले से मालूम भी होगा। हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन इक्वेशंस को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आज के रेंज से में आखिरी बात पैरेलल लाइंस, या तो पैरेलल लाइंस क्या होती है? टू लाइंस विद नेवर इंटरसेक्ट, दो लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, वो पैरेलल होती है। अच्छा अब ऐसे बना दूं, पैरेलल इंटरसेक्ट तो नहीं कर सकती है। अगर हम आगे इनको क्या कर दें, एक्सटेंड कर दें, तो वो फिर इंटरप्रिटेशन और भी पढ़ते थे, टू लाइंस बिल्कुल इंटरसेक्ट एट इंफिनिटी। ये तो कॉन्सेप्ट हम फिजिक्स में भी जो है वो ऑप्टिक्स के अंदर यूज करते रहे। दो लाइन जो पैरेलल होती है उनके हम कहते हैं वो इंफिनिटी पे इंटरसेक्ट करेंगे, या भी कह सकते हैं पैरेलल लाइंस वो लाइंस हैं जिनके दरमियान का फासला कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक, जब आपके पास दो पैरेलल लाइंस होती हैं और कोई तीसरी लाइन इनको कट करे, तो इस तीसरी लाइन का बड़ा अच्छा सा नाम होता था, नहीं इस लाइन का ट्रांसवर्सल, याद आ रहा है? इस लाइन को क्या कहते थे? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल इज अ लाइन दैट विल कट टू पैरेलल लाइंस। अच्छा एक चीज और समझिए, ये उसूली तौर पे जब बना है दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, क्योंकि एंड पॉइंट्स हैं। अगर ये लाइन होगी ना तो इसके एंड पे हमेशा क्या बने होंगे? एरोज बने होंगे। ये दो एरो का मतलब ये होता है कि आप इस लाइन को जहां से एक्सटेंड करना चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को भी समझिए, अगर मैं बनाता हूं ये, तो ये लाइन सेगमेंट है क्योंकि दोनों पॉइंट फिक्स है। अगर मैं बनाता हूं ये, तो ये रे कहलाती है क्योंकि यहां से फिक्स है और यहां से बढ़ेगी। और अगर मैं ये बनाऊंगा तो ये लाइन है, दोनों तरफ से बढ़ सकती है। ये क्या है? इज इट अ लाइन? क्या ख्याल है? इसको लाइन कहते हैं? नहीं, क्यों? और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, उनमें से कोई अपनी राय का इजहार करना चाहे, अपने आप को अनम्यूट करें और जवाब दें। क्या ये लाइन है? ये पहले तो दूर होता था ना, बात चल जाती थी, बच्चे नजर ही नहीं आ रहे होते थे। ये लाइन नहीं है, कर्व लाइन। ये लाइन है। लाइन की डेफिनेशन जो होती है, अच्छा मेरे ख्याल से कोई एक बच्चा जवाब देना चाह रहा था। जी अली, चल ये जो है वो कर्व लाइन कहलाएगी। लाइन की डेफिनेशन क्या है? लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। जिस चीज को हम बचपन में लाइन कहते थे, मुझे अच्छी तरह याद है, जब वो हम ग्रेड 1 ग्रेड 2 में होते थे और टीचर बोलता था लाइन खींचो, तो जहन में आता था स्ट्रेट लाइन। दिस इज स्ट्रेट लाइन, दिस इज स्ट्रेट लाइन, दिस इज स्ट्रेट लाइन, दिस इज स्ट्रेट लाइन। जब मैं लव इस्तेमाल करता हूं लाइन, इससे मुराद होती है सिर्फ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। दैट कुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन और दैट कुड बी इन अ कर्व लाइन। है ये सब की सब लाइन। ऐसा सवाल ना आ जाए कि वो पूछे कि बताएं ये लाइन है, ये लाइन है या ये लाइन है। तो तीनों ही लाइंस है, बस ये वाली स्ट्रेट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? अच्छा अभी जो ट्रांसवर्सल है और ये पैरेलल लाइंस है, इससे मुताबिक कुछ चीजें सीखनी है। जल्दी से दो बातें बता देता हूं।
समझ में आ गई? अच्छी बात है। मैं अगली क्लास में भी टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं। ये जो एंगल्स ये कहलाते हैं वर्टिकल एंगल्स, जहां पे एक्स बनता है तो ये एंगल क्या कहलाते हैं? वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल की खास बात क्या होती है? सेम वर्टेक्स पे बनते हैं और सेम आर्म से बन रहे होते हैं, वर्टिकल कहलाते हैं। अगर आप इस एंगल को और इस एंगल को देखें तो ये कहलाते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट पे और एक ट्रांसवर्सल के राइट पे, ठीक है। और अगर आप इस एंगल को देखें और इस एंगल को देखें तो ये कहलाते हैं एलाइड एंगल, एक ही लाइन के ऊपर बनते हैं। मुश्किल हो गया? अगली क्लास यहीं से शुरू करेंगे, यानी मैं अगली क्लास जो है वो पैरेलल लाइन से ही शुरू करने वाला हूं, ठीक।